Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NEET JEE मास्टर क्लास। बेटा ये हमारा क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके जो एटम्स हैं वो कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो बेटा ये जो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है या वी कैन से कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है, क्या वो कोई रूल्स फॉलो करते हैं कॉम्बिनेशन के लिए? तो हाँ बेटा, तो हमें मेनली पता होना चाहिए 5 टाइप्स ऑफ लॉज। किसका लॉज है बेटा? तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज है। तो सबसे पहले हम सबके नाम याद करेंगे बेटा, क्योंकि जो उसका काम है वो भी नाम में छुपा हुआ है। पहला जो लॉ है बेटा दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोला जाता है। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ है गेलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड लास्ट लॉ है बेटा एवोगैड्रो लॉज। बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो लॉज है, इन लॉज से आपका नीट में भी क्वेश्चन आता है बेटा, आपका JEE में भी क्वेश्चन आता है और बट ऑब्वियस बोर्ड में तो आता ही है इससे क्वेश्चन। तो हमें इस लॉस को बहुत ही आसानी से करना है बेटा, बहुत ही ढंग से ध्यान से कर लेंगे। तो पहला जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा नीट में साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं, JEE में नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले सारे लॉज के नाम अलोंग विद देयर साइंटिस्ट हमें याद रखना है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है बेटा, इस लॉ को किसने प्रपोज किया? इसको प्रपोज किया बेटा एंटोनी लैवोजियर ने। फिर से बोलिए मेरे साथ, किसने प्रपोज किया इस लॉ को? एंटोनी लैवोजियर ने। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिन्होंने इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को कंबाइन किया। उन्होंने ये देखा कि जो भी केमिकल रिएक्शंस के रिएक्टेंट हैं उनसे जो भी प्रोडक्ट बनता है बेटा, ठीक है, उसमें मास में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि जितना मास रिएक्टेंट की तरफ होता है उतना ही मास प्रोडक्ट में बनता है। तो ये लॉ हमें क्या कहता है बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास में चेंज है बेटा वो बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में मास क्या रहता है बेटा? कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है बेटा कि एक्सपेरिमेंट करके ही कंक्लूडेड दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास। ये मैंने आपको बता दिया बेटा। तो अब ये जो लॉ है, इस लॉ के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं बेटा? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बेटा। नेक्स्ट जो लॉ है बेटा हमारा वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये एक केमिस्ट थे, क्या नाम था बेटा उनका? जोसेफ प्राउस्ट। फिर से बोलिए मेरे साथ नाम, क्या नाम था उनका? जोसेफ प्राउस्ट। इन साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, इन्होंने डिफरेंट कंपाउंड्स को अलग अलग सोर्सेस से लिया। तो फॉर एग्जाम्पल जिस कंपाउंड के साथ इन्होंने काम किया बेटा, आपको ये पता होना चाहिए, ही टुक द क्यूप्रिक कार्बोनेट। उन्होंने इसको दो जगह से लिया। एक जो क्यूप्रिक कार्बोनेट था जो नेचुरली अवेलेबल था, इसको उन्होंने लिया, और एक इन्होंने ऐसा क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया जो लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था। इन्होंने दोनों को ऑब्जर्व किया कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन से। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया बेटा कि कोई भी जो कंपाउंड है उसका चाहे जो भी सोर्स हो, उसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है बेटा? वो हमेशा फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन वाटर का एग्जाम्पल लें, तो अब ये जो वाटर है वो वाटर चाहे आप ओशियंस का ले लें या अपना आरओ वाटर ले लें बेटा, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन है वो हमेशा क्या होगा बेटा? हमेशा वो फिक्स होगा। तो अब इन्होंने क्या देखा बेटा कि जो कंपाउंड है आप चाहे जिस भी जगह से लें, उसमें जो
कंपोजिशन है उसका फिक्स्ड होता है, इसलिए इस लॉ को और हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। नेक्स्ट जो लॉ है बेटा, नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये लॉ किसने प्रपोज किया बेटा, डाल्टन ने। अब जो डाल्टन है, ही इज वेरी फेमस साइंटिस्ट इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं बेटा केमिस्ट्री में। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो भी चीजें कंबाइन होंगी वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगी। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेटा हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना सकता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकता है। तो बेटा ये लॉ ये कहता है, ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब इसमें जो मेरा ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है वो मोर देन वन कंपाउंड बना रहा है, तो ऐसे केस में द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, इसमें जो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं उसमें अपन ने एक का मास क्या रखा है बेटा, फिक्स रखा है, ठीक है। अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इसका क्या मतलब है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो आपस में दो कंबाइनिंग एलिमेंट है उसमें अपन को एक का मास फिक्स रखते हैं और दूसरे का मास अपन वैरी करते हैं, मतलब कि जो सेकेंड एलिमेंट है मेरा वो अलग अलग मास में पहले वाले के साथ कंबाइन होगा, पर उसका जो रेशियो होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होल नंबर होगा। मैं वापस समझाती हूँ बेटा कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसमें हमने क्या देखा कि जब एक बार जब वो वाटर बना रहा था तो वहां पे ऑक्सीजन का मास कितना था, 16, और जब वो H2O2 बना रहा था तो यहाँ पर इसका मास क्या था बेटा, 32। अब ये जो 16:32 है उसको हम 1:2 लग सकते हैं बेटा। तो ये क्या है, ये जो मेरा सेकेंड एलिमेंट कंबाइनिंग है उसका जो रेशियो है वो हमेशा किस में होगा बेटा, स्मॉल होल नंबर में ही आएगा। अब जो नेक्स्ट लॉ है बेटा, गेलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से। इसमें हम किसकी बात करेंगे बेटा, इसमें हम गैसेस के वॉल्यूम की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लॉ। अब ये साइंटिस्ट का जो नाम है वो लॉ में ही छुपा हुआ है, तो इसमें आपको अलग से साइंटिस्ट का नाम नहीं याद करना पड़ेगा। गेलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम गैसेस के वॉल्यूम को कंबाइन करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, आपको पता है कि अगर आपने गैस लिया हुआ है तो आप गैस का क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम में ही बात कर सकते हैं। तो अगर अपन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा, वो हमारा बनेगा वाटर। क्या लिखता है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन देयर अ सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। तो ये किसके जैसा है बेटा, एकदम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की तरह है, बस डिफरेंट क्या है बेटा, यहाँ पे हम वॉल्यूम्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लॉ है बेटा एवोगैड्रोज लॉ। अब ये जो एवोगैड्रोज नाम के साइंटिस्ट हैं बेटा, इन्होंने एक बहुत ही फेमस नंबर दिया हुआ है जिसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जो हम फर्दर आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है बेटा। तो एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट है उन्होंने पहली बार नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की थी। बेटा एवोगैड्रो लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम 12th क्लास में केमिस्ट्री में एक सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना बेटा, तो वहां पे अगेन इस लॉ को हमें पढ़ना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है बेटा, एवोगैड्रो लॉ कहता है कि जो भी गैसेस कंबाइन होते हैं आपस में उनका जो वॉल्यूम है, तो लेट्स से अपन ने 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो इनका क्या कहना है बेटा कि जो ये पूरा बॉक्स है, ये जो तीनों बॉक्स हैं, इन तीनों बॉक्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स उसमें सेम है। और ये सही बात है बेटा, अगर आप एक एक वॉल्यूम लेके देखें तो जो नंबर ऑफ गैस के एटम्स होंगे वो तीनों में ही क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि जो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बनता है वो कैसे बनता है बेटा, उसमें 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होता है किससे, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के
7। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। अब बेटा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थियरी पढ़ने वाले। अब हमने इतने सारे लॉज पढ़ लिए हैं बेटा, तो अब ये सही टाइम है एटॉमिक थियरी के बारे में बात करने का। बेटा आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो एटॉमिक थियरी है इससे आपका क्वेश्चन JEE में भी आया हुआ है और नीट में भी आया हुआ है बेटा। इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें से आपको स्टेटमेंट बेस्ड आ जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्या करेक्ट है। तो उसके लिए आपको सारे ही इसके स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी नाम में ये दिया हुआ है, किसने प्रपोज किया है, तो डाल्टन ने प्रपोज किया है बेटा। हम सारे स्टेटमेंट वन बाय वन पढ़ के याद करेंगे। पहला जो इसका पोस्टुलेशन है बेटा, उस क्या बोल रहा है बेटा, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। जब ये थियरी प्रपोज की गई थी बेटा, तब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में किसी को नहीं पता था। वो टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो भी सारे मैटर है वो एटम से बने हुए हैं, और एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है। सेकंड क्या कहता है बेटा, सेकंड पॉइंट कहता है ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है कि अगर अपन हाइड्रोजन के एटम्स ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया हाइड्रोजन के 2 एटम, तो इसके जो भी सारे एटम्स हैं एक सिंगल एलिमेंट का, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होगी बेटा, सेम प्रॉपर्टीज होगी। पर अगर यही एटम मैंने डिफरेंट एलिमेंट का ले लिया, तो लेट से मैंने ऑक्सीजन का एटम ले लिया, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज आपस में होंगी वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी। मतलब कि अगर अपन सेम एलिमेंट के एटम्स को देखते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी, सेम होंगी। और अगर अपन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को देखेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कहते हैं कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब हमने तो इस स्टेटमेंट के ऊपर लॉ ही पढ़ लिया है, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब कि लेट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे जब कंबाइन करते हैं बेटा, तो वो क्या बन रहा है, तो लेट से H2O2 बन रहा है। तो ये कंपाउंड कैसे बना बेटा, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हुए, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा किसमें होगा बेटा, फिक्स्ड रेशियो में होगा। लास्ट स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा, कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें होता क्या है, सो दैट इज मेनली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, जिसमें क्या है कि दे आर नाइदर दे आर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे 2 लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ये स्टेटमेंट हो तो आपको क्या बोलना है कि वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो डाल्टन की थियरी है बेटा वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो डाल्टन की जो थियरी है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम के लिए लॉ किसने दिया बेटा, तो अभी हमने पढ़ा है, इसके लिए हमारे लॉ देने वाले साइंटिस्ट थे गेल-सॉक्स के साइंटिस्ट। तो अब अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया हो कि डाल्टन थियरी इज एबल टू एक्सप्लेन द गेल-सॉक्स लॉ, तो वो स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, और ये क्या नहीं बता पाई बेटा, ये थियरी रीजन नहीं बता पाई कि ये जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो क्यों कंबाइन हो रहे हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगी, 2 क्या हो गई बेटा, ये हैं डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी। अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि एटम्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है बेटा, हमें बात करनी है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस की। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या होते हैं बेटा। तो एटॉमिक मास का मतलब है सिंपली मास ऑफ एटम, और मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है बेटा, मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दूं तो इसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ एटम। अगर मैं यहाँ पे H2 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास। भाई ये एटम इतना छोटा पार्टिकल है तो इसके मास को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं,
तो अगर ये सवाल अब आप मुझसे पूछेंगे तो अब तो टेक्निक्स अवेलेबल है जैसे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, पर ये सवाल जिस टाइम पर पूछा साइंटिस्ट ने वो टाइम पर ये टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड आउट किया गया। तो इन अर्लियर डेज जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसको रेफरेंस लिया गया कि चलो इसको रेफरेंस ले लेते हैं और बाकी सबके मास को हम इससे कंपेयर कर लेंगे। तो हाइड्रोजन को एटॉमिक मास 1 असाइन किया गया और सबको इसके साथ कंपेयर किया गया। हाइड्रोजन को क्यों लिया गया बेटा एज ए रेफरेंस मटेरियल? क्योंकि ये क्या था बेटा, ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था। पर उसके बाद बेटा कौन से एलिमेंट को लिया गया? कार्बन 12 को लिया गया। अब कार्बन 12 क्या होता है बेटा? तो मैं आपको यहाँ पे दो टर्म्स बताना चाहती हूँ। एक होता है आइसोटोप्स और दूसरा क्या होता है बेटा? आइसोबार्स। आइसो वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? सेम होता है। और बार्स से आप क्या याद रखेंगे बेटा? भार। भार का मतलब क्या होता है? वजन, वेट। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास क्या होगा बेटा? सेम होगा, वो क्या हो जाएंगे? आइसोबार्स। तो आइसोटोप क्या होगा? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास क्या होगा बेटा? डिफरेंट हो जाएगा। तो हम कार्बन के केस में बात करेंगे कि जो कार्बन है उसके कितने आइसोटोप्स होते हैं? तो 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब डिफरेंट एटॉमिक मास। तो जो कार्बन है बेटा वो 12 एटॉमिक मास वाला होता है, 13 वाला होता है और 14 वाला होता है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? कार्बन के आइसोटोप्स। तो यहाँ पे जो रेफरेंस एलिमेंट लिया गया था वो किसका लिया था बेटा? कार्बन 12 का था, जिसको एटॉमिक मास असाइन किया गया था 12 AMU। अपन AMU को म्यू भी लिख सकते हैं बेटा। अब देखिए मैंने क्या कहा बेटा कि जो कार्बन 12 है उसका एटॉमिक मास क्या असाइन किया? 12 AMU। तो अब सिंपल मैथ हम लिख सकते हैं 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन 12th मास ऑफ कार्बन एटम, है ना बेटा? दैट मेक्स सेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? AMU की वैल्यू फाइंड आउट करना है। AMU की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो क्या है? दैट इज 1 अपॉन 12th मास ऑफ कार्बन एटम। तो अगर हमें AMU की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ कार्बन 12 के एटम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब थोड़ा कार्बन के बारे में समझ लेते हैं हम कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है बेटा। तो अब जो इसका मास है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 12। दैट इज क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ 1 कार्बन कितना हो जाएगा बेटा? 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है बेटा? ये मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है। तो अब हम इस वैल्यू को फीड करते हैं किसमें? 1 AMU क्या था? 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन 12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये हमारा आ गया मास ऑफ 1 कार्बन एटम। यहाँ से हमारा 12 12 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1 AMU की वैल्यू। अब हम देखें बेटा तो जो 1 AMU की वैल्यू है दैट इज सिमिलर टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटम के मास की हम बात कर रहे हैं। इधर आपको आइसोटोप का एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। देखिए अब हमने AMU की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। AMU की वैल्यू क्या है? दैट इज सिमिलर टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो अब अगर मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हमें लिखना हो तो हमें पता है कि हाइड्रोजन में क्या होते हैं? एक प्रोटॉन होते हैं, तो उसकी वैल्यू भी इतनी हो जाएगी। तो अब हाइड्रोजन एटम की वैल्यू हमें क्या पता है? तो हमें देखिए बेटा इस फॉर्मूला को हमें फीड करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमें 1 AMU की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो अब अगर हमें हाइड्रोजन का निकालना हो तो इसका प्रोटॉन अपॉन जो हमारी वैल्यू आई थी, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी एटॉमिक मास की? 1 पॉइंट समथिंग AMU, बट ओवरऑल हम इसको 1 ले लेंगे। अगर हमें ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना हो बेटा तो ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो जिसका जितना एटॉमिक मास होगा बेटा तो हम क्या लिख देंगे? उसकी वैल्यू लिखेंगे और फिर हम उसकी यूनिट AMU लगा देंगे।
AMU की जगह पर हम यूनिफाइड मास भी यूज कर सकते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? तो अब ऐसे एलिमेंट जैसे हमने अभी कार्बन का डिस्कस किया कि कार्बन ऐसा कंपाउंड है जिसके 3 एटॉमिक मास होते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं? तो हमें इनका रिलेटिव अबंडेंस नेचर में पता होना चाहिए कि नेचर में जो कार्बन 12 है उसका इतना परसेंटेज है, कार्बन 13 का इतना है, कार्बन 14 का इतना है। तो सिंपली हमें क्या करना है बेटा कि इस परसेंटेज को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, और तीनों को हम क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का। ठीक है, पर जब हम इसको यूज करेंगे तो 12 ही वैल्यू लेंगे इसको बेटा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल्स का मास है उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। कार्बन कितना है? एक एटम है, तो ये अभी अपन ने निकाला कार्बन का एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अपन ने इतना निकाला हुआ है। कितने एटम है? 4, तो ये इनटू कर देंगे और टोटल मीथेन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, दैट इज 16 पॉइंट्स, इतना आ जाएगा बेटा। अब अगर हमें वाटर का निकालना हो तो अगेन हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रख के मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो हमारा वाटर का आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा? 18.02। अब फॉर्मूला मास क्या होता है? सो दैट इज सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास बेटा, बस ये ध्यान रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो 3D में एक्सिस्ट करते हैं बेटा, तो इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मॉलिक्यूलर मास की जगह पर फॉर्मूला मास यूज करेंगे। ठीक है, तो NaCl का फॉर्मूला मास आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो इतना होता है, क्लोरीन का इतना होता है, तो जो NaCl का है वो कितना आ जाएगा? दोनों का हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला मास। सिमिलरली ग्लूकोज का भी आप कर सकते हैं। अब ये जो क्लोरीन है उसका 35.5 कैसे आया? मतलब बट ऑब्वियस ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास होगा। मैं आपको समझाती हूँ बेटा कि मान लीजिए एक ये डब्बा है जिसमें मैं कह देती हूँ कि क्लोरीन के 100 एटम्स हैं। अब जो क्लोरीन है वो भी दो आइसोटोप हैं उसके, एक 35 वाला है, एक 37 वाला है। तो इसका जो अबंडेंस है वो 75, मतलब कि 100 में से 75% जो है वो 35 वाला होगा, और जो 25% है वो 37 वाला होगा। इसका अपन एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो 35 का परसेंटेज 75, तो इससे इंटू कर देंगे, और 37 वाले का 25% है तो मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करके आउट ऑफ कितने हैं? 100 है, तो हमारी ये एवरेज एटॉमिक मास किसका निकल आएगा बेटा? क्लोरीन का निकल आएगा। बेटा प्रैक्टिस करिएगा आप इसको, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। कीप रिवाइज।